आज लोहरदगा विधानसभा में आए सभी हमारे साथी, हमारे जिला अध्यक्ष राजमोहन राम जी, ओम प्रकाश जी, श्रीचंद प्रजापति जी, ब्रज बिहारी प्रसाद जी, राजकिशोर महतो जी, चंद्रशेखर अग्रवाल जी, सजल कुमार जी, अशोक खत्री जी, उमेश कास्कर जी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो हमारे विधानसभा में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि बोकारो के माननीय विधायक, यशस्वी युवा नेता माननीय बिरंची नारायण जी हैं। आप लोगों के बीच में मैं अपने मुख्य अतिथि श्री बिरंची नारायण जी से आग्रह करता हूं कि आए आप लोगों को संबोधित करें। श्री बिरंची नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। सबसे पहले लोहरदगा के पावन धरती को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। लोहरदगा के साथ हमारे रिश्ते लगभग 25 वर्ष पुराने हैं और लोहरदगा से आना जाना हमारा वर्षों से रहा है। लोहरदगा के वरिष्ठ और कनिष्ठ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मित्रों का उनके साथ हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं राजमोहन राम जी, जो जिला अध्यक्ष हैं लोहरदगा भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की है। मैं समझता हूं कि सारे प्रमुख लोग लगभग जुड़ गए होंगे। यहाँ विराजमान लोहरदगा लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में पूर्व मंत्री रहे श्री सुदर्शन भगत जी, हमारे अभिभावक और जिनके साथ युवा मोर्चा में साथ साथ काम करने का अवसर मिला, ऐसे हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश सिंह जी, हमारे बड़े भाई की तरह और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रहे, जिनसे वर्षों के हमारे रिश्ते हैं, ऐसे श्री श्रीचंद प्रजापति जी, हमारे बड़े भाई श्री ब्रज बिहारी प्रसाद जी, हम सबों के अभिभावक। मैं समझता हूं कि लोहरदगा भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक आदरणीय श्री सीताराम शर्मा जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजकिशोर महतो जी, श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, श्री सजल कुमार जी, बड़े भाई श्री अशोक खत्री जी और एक और हमारे साथी जिनके साथ युवा मोर्चा में मैंने साथ साथ काम किया, ऐसे उमेश कास्कर जी, और मुझे सुन रहे लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, बहनों एवं भाइयों। यह देश संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारी भारत माता इस संकट के दौर से गुजर रही है और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो संकट है, कोरोना वायरस का संकट है, ये जो कोविड-19 का संकट है, इसने हमारी दिनचर्या को बदल दिया है, इसने हमारे जीने के ढंग को बदल दिया है, इसने जीने के ढर्रा को बदल दिया है, हमारे खान पान को बदल दिया, हमारे रहन सहन को बदल दिया, हमारे वेशभूषा को बदल दिया है। और शायद यही बदलाव है कि हमें आप के सामने प्रत्यक्ष नहीं आकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके समक्ष आना पड़ रहा है, अपनी बात को रखना पड़ रहा है। मोदी जी के कार्यकाल के परसों ही 1 साल पूरे हुए हैं और मैं जानता हूं कि मोदी जी के जो कार्यकाल 1 साल के पूरे हुए हैं, उसमें लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की भी एक एक जनता की भूमिका है, एक एक कार्यकर्ता मित्रों की भी भूमिका है।
क्योंकि मोदी जी की जो सरकार बनी है उसमें जो कमल फूल का माला बना है, उस कमल फूल के माला में एक कमल लोहरदगा से भी आप सबों ने श्रीमान सुदर्शन भगत जी के रूप में जिताकर भेजने का काम किया है। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे बहनों भाइयों का बहुत हृदय से पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मोदी जी का कार्यकाल कोई बताने की आवश्यकता है क्या? मोदी जी के कार्यकाल के संबंध में बताना, और मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाना बराबर होगा। वैसे तो पिछला जो कार्यकाल था, कालखंड था मोदी जी का, जो 5 साल का कालखंड था, उसने ही इतिहास रच दिया था। लेकिन इस जो दूसरे मोदी जी के सरकार का जो पार्ट 2 है, और इसमें जो कार्यकाल, साल भर का जो कार्यकाल मोदी जी का है, मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा, बहनों भाइयों, इतिहास अधिकांश लोग पढ़ते हैं, अधिकांश लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो इतिहास बनाते हैं। मैं बहुत ही गौरव और गर्व के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी का जो ये दूसरे कालखंड का जो 1 साल का कार्यकाल है, मोदी जी आपने इतिहास बनाने का काम किया है। और इस देश की जनता जब जब भी इस देश का इतिहास जाना जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसमें स्वर्ण अक्षरों में यदि किसी का नाम लिखा जाएगा तो श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम होगा। लोग कहते हैं कि जो पार्टियां घोषणा पत्र बनाती हैं वो शोभा की वस्तु होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र थी, माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया, उस घोषणा पत्र को सिर्फ घोषणा पत्र नहीं रहने दिया, उन्होंने घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया। मोदी जी ने वो काम नहीं किया जो उनको अच्छा लगता था, मोदी जी ने, बहनों भाइयों, वो काम किया जो इस देश की 125 करोड़ आबादी को अच्छा लगता था। मोदी जी ने वो काम किया जो इस देश की जनगण मन चाहती थी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने इतिहास बनाया है। अब आप देखिए, याद करिए 5 अगस्त और 6 अगस्त की वो घटना, कैसे भारत का टर्निंग पॉइंट हो गया। और सौभाग्य से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने सांसद द्वय, धनबाद के हमारे सांसद श्रीमान पशुपतिनाथ सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, और श्रीमान सुनील सिंह जी का भी धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि दोनों ही सांसदों ने एक एक दिन का पास मेरा बनवाया था, एक लोकसभा के लिए और एक राज्यसभा के लिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, और मैं गवाह बना उस दिन के, उस ऐतिहासिक क्षण का। रोंगटे खड़े हो गए बहनों भाइयों, जब अमित शाह जी ने संकल्प के रूप में 5 तारीख को लोकसभा के पटल पर रखा और कहा कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए। बहनों भाइयों, दर्शक दीर्घा में बैठकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए रोंगटे खड़े हो गए कि जब पार्टी का काम करना हम लोगों ने शुरू किया था, जब 89-90 में पार्टी का काम करना एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था, तो हम लोगों ने ये नारा लगाया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा, ये नारा हम सब लगाया करते थे। और वो नारा लगाते लगाते हम लोग बड़े हुए थे। बहनों भाइयों, एक और बात, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मूर्धन्य कार्यकर्ता हैं, एक और बात हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, जाना है कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, नहीं चलेंगे। वो दिन अब सार्थक होने वाला था। कलेजा चौड़ा हो गया, सीना चौड़ा हो गया था, और जैसे ही 6 तारीख को राज्यसभा में बिल पारित हो गया कि धारा 370 और 35A अब समाप्त हो गया है,
पूरा देश एक हो गया। पहली बार आजाद भारत में 1947 के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह देश अखंड हो गया है, देश एक हो गया। बहनों भाई, मैं आपको एक छोटी सी घटना की चर्चा करना चाहता हूं। ओम भैया मेरी बात को सुन रहे होंगे और युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रशांत जायसवाल जी महामंत्री हुआ करते थे। एकता यात्रा था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उस एकता यात्रा के सूत्रधार थे, नायक थे, और वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी उनके सारथी के रूप में गए थे। डॉक्टर जोशी ने आह्वान किया, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, राष्ट्रभक्तों का आह्वान किया कि जो राष्ट्रभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो श्रीनगर चले। आह्वान इसलिए किया था कि वो दौर था जब आतंकवादी गतिविधियां सर चढ़ के बोल रही थी। वो दौर था जब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवाद के गिरफ्त में था। कांग्रेसी कुशासन के चलते पूरा का पूरा कश्मीर लहूलुहान था, कश्मीर करा रहा था, कश्मीर में आग लगी थी, कश्मीर जल रहा था। हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको मारकर भगा दिया जा रहा था। लाल चौक पर कश्मीरी आतंकवादियों ने तिरंगा झंडा जलाने का काम किया था। डॉक्टर जोशी ने कहा कि जिस स्थान पर लाल चौक पर तिरंगा झंडा जलाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उस स्थान पर हम तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। और यह आह्वान लेकर हम लोग चले। उन्होंने आह्वान किया। मेरा सौभाग्य है कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी जाने का अवसर मिला, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर से आगे हम लोगों को जाने ही नहीं दिया गया। 3 दिन और 3 रात हम लोगों ने परेड ग्राउंड में बिता दिए रहकर। बहनों भाइयों, लेकिन मन बड़ा बेचैन था। मैं आपको ये कहानी इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये कहानी नहीं है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका कलेजा फटेगा, आपका खून गर्म हो जाएगा। बहनों भाई, बड़ी संख्या में लाखों लाख परिवार जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जो गांव में रहते हैं, ऐसा कश्मीरी पंडित जिनके 100-100 एकड़ में सेव का बगान, ऐसा कश्मीरी पंडित परिवार जिनका 50 एकड़ 25 एकड़ 10 एकड़ में सेव का बगान, अखरोट का बगान, जिनके 10-20 एकड़ में केसर की क्यारी, लेकिन सारे के सारे लोग मजबूरन वहां से भगा दिए गए। जो कश्मीरी पंडित की बहन बेटियां थी, हमारी जो हिंदू बहन बेटियां थी, बड़ी संख्या में उनके साथ बलात्कार किए गए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मुट्ठी कैंप का दौरा हम लोगों ने किया, जिस मुट्ठी कैंप में शरणार्थी के रूप में कश्मीरी हिंदू पंडित भाई हमारे पूरे परिवार के साथ, जो अरबपति करोड़पति लोग थे, वो 10 बाई 12 के टेंट में रह रहे थे, उस नारकीय जीवन को देखने के लिए हम लोग गए। बहनों भाइयों, नजदीक से महसूस करने गए। जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां के जो दृश्य हैं वो उससे कलेजा फट रहा है। मैंने कहा कि हमारी जो बहनें हैं वो चेहरा क्यों ढकी हैं। बहनों भाइयों, कहते हुए गला रूंध रहा है। जब हम लोगों ने देखा, वहां जाकर हाल चाल जाना, लोगों ने कहा कि हजारों हजार की संख्या में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया उन आतंकवादियों ने। और वो आतंकवादी किस धर्म विशेष के थे ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप सबको मालूम है। उन लोगों ने बड़ी संख्या में हमारी बहनों के स्तन काट दिए, उनके सीने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा गोद दिया, उनके माथे पर पाकिस्तान जिंदाबाद का कलंक गोद दिया, गोदना से गोद देने का काम किया। अब आप ही बताइए कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद देता हूं मोदी जी आपको, आभार व्यक्त करता हूं अमित शाह जी आपका। बहनों भाइयों, ये धारा 370 देश को अलग करता था, देश की भावना को अलग करता था, जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से अलग करता था। ये धारा 370 किसी भी हालत में समाप्त होना ही चाहिए था। अब आप सोचिए कि कोई जम्मू कश्मीर की अगर बेटी है, बहन है, वो अगर शादी करना चाहे कश्मीर को छोड़कर भारत के किसी भी प्रदेश में, तो बेशक शादी कर ले,
लेकिन जैसे ही वो शादी कर लेगी, ब्याह रचा लेगी, अपने पैतृक संपत्ति से उसको हाथ धोना पड़ेगा, उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन वही अगर वही पाकिस्तान में शादी कर ले, वही अगर पाक अधिकृत कश्मीर में शादी कर ले, तो उसका जो संपत्ति है उस पर उसका हक बराबर रहता, बरकरार रहता है। अब आप ही बताइए कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पाक अधिकृत कश्मीर में शादी कराएंगे। अब बड़ी संख्या में जो जम्मू कश्मीर की बेटियां बहनों की शादी वहां कराया, और बदले में उन लोगों ने वहां से जो शादियां कराया, वो आतंकवादी आकर पहले पत्थर बरसाने लगे और बाद में ग्रेनेड और AK-47 हमारे जो भारत के जो बहादुर फौजी हैं उनके कलेजे में दागने लग गए, सीने में दागने लग गए। मोदी जी, यह देश आपका बहुत आभारी है। अमित शाह जी, यह देश युगों युगों तक आपका ऋणी रहेगा। आपने धारा 370 समाप्त करके बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन दुख तब होता है बहनों भाइयों कि धारा 370 समाप्त करा दिया जाता है, लेकिन जो कांग्रेस के मित्र हैं, जो धारा 370 लागू कराने के लिए जिनके पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए धारा 370 जैसे कानून को भी अपनाने से गुरेज नहीं किया, उनके लोग सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी धारा 370 के बाद कश्मीर के जो हालात थे उस पर सवाल खड़ा करने लग गए और कहने लग गए कि आखिर हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है, और वहां की के हालात बहुत खराब है धारा 370 समाप्त करने के बाद। अब हो क्या रहा है? राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान जिनेवा में कोट करता है, जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर कोट करता और कहता है कि ये मैं नहीं बोल रहा। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा। भारत में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका बयान है कि धारा 370 समाप्त करने के बाद कश्मीर के हालात बहुत खराब हैं। अब आप ही बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग देश के शत्रु हैं कि नहीं है? आप ही बताइए, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बहनों भाइयों, बहुत सारी बातें कहने को है, बहुत सारी बातें। अभी थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लाया, जब CAA लाया, तो उस पर भी कांग्रेसी ड्रामा करने लगे, नौटंकी करने लग गए और देश की जनता को गुमराह करने लग गए। कांग्रेसी घूम घूम कर ठगने लग गए, लोगों को कहने लग गए कि इससे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भावना आहत होगी, जो मुसलमान हैं उनको डराने के लिए CAA लाया गया है। ये मुसलमानों को डराने के लिए नहीं लाया गया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इसमें कहीं भी कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने मिथ्या प्रचार किया, दुष्प्रचार किया कि अगर CAA लागू हो जाएगा तो जितने मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। बहनों भाइयों, आपको बताना चाहिए लोगों को जाकर कि CAA में कहीं भी नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, इसमें तो नागरिकता देने का कानून है। हाँ, एक बात जरूर है कि हम क्या हर वो राष्ट्रभक्त वही सोचता है जो हम सोचते हैं कि यदि कोई रहेगा हिंदुस्तान में, खाएगा हिंदुस्तान का और गाएगा पाकिस्तान का, गाएगा बांग्लादेश का, तो एक मिनट भी उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का विरोध करने का जन्म सिद्ध अधिकार यदि किसी को है तो एक राष्ट्रवादी होने के नाते, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ऐसे देशद्रोहियों का जितना हो सके विरोध करिए, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अरे उसमें तो यही है कि 1947 के बाद भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, बाद में जब 71 के बाद बांग्लादेश बन गया, तो ये चारों देश में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो बहुत सताए जा रहे हैं। और उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है।
जो भी अल्पसंख्यक है, यदि वो सताए जा रहे हैं और सताए जा रहे हैं, ये आंकड़े हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बड़ी संख्या में वहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होते हैं, वहां नौकरियों में भेदभाव किए जाते हैं, वहां उनके साथ अन्याय हो रहा है, वहां उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा के उनके साथ निकाह कराए जा रहे हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में जो शरणार्थी बनकर, या उनको लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा भारत में बच सकती है, इस देश में बच सकती है, इस सनातन संस्कृति के अधीन बच सकती है, तो वो शरण मांगने आ रहे हैं, नागरिकता मांगने आ रहे हैं। मोदी जी, आपको धन्यवाद दे रहा हूं। यह देश आपका आभार व्यक्त कर रहा है कि आपने वैसे तमाम लोगों को नागरिकता देने के लिए पहल किया और नागरिकता देने का काम किया है। बहनों भाइयों, थोड़ी चर्चा 3 तलाक की करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि युगों युगों से हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी जो मुस्लिम बेटियां हैं, वो किसी और के शोषण का शिकार नहीं थी, वो अपने पतियों के शोषण का शिकार थी? क्या यह सत्य नहीं है कि वो किसी दूसरे के शोषण का शिकार नहीं थी, वो अपने परिवार के शोषण का शिकार थी? मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है कि नारियां चाहे हिंदू की हो, बहनें चाहे हिंदू की हो, बेटियां चाहे हिंदू की हो अथवा मुसलमानों की हो, सिखों की हो, ईसाइयों की हो, किसी की भी हो, यह तो भारत वर्ष है, भारत भूमि है। और हम तो यही पढ़े सीखे और जाने हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। हम तो मानते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर भी वास करते हैं। और इस नाते मोदी जी ने तय किया कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, जो मुस्लिम बेटियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय हम होने नहीं देंगे और उन्हें भी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। और इसलिए बहनों भाइयों, उन्होंने 3 तलाक के मामले का पटाक्षेप किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को सलाह दिया, मशविरा दिया कि जल्दी से जल्दी कैसे उनके साथ न्याय हो, न्याय का मार्ग प्रशस्त किया जाए। आज उनको न्याय मिल गया है। हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले रही हैं। आज उनके अंदर कोई भय का माहौल नहीं है। आज वो मोदी जी को दुआ दे रही है, मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी शुभकामनाएं दे रही है। मोदी जी ने बहनों भाइयों ये करने का काम किया, कोई तफरका करने का काम नहीं किया, कोई अंतर करने का काम नहीं किया। मोदी जी ने वही काम किया जो न्याय संगत काम है, न्याय के रास्ते पर चलने वाला काम मोदी जी ने किया। बहनों भाइयों, थोड़ी सी चर्चा हम उसकी करना चाहते हैं। याद करिए उस दौर को, 1989-90 के उस दौर को याद करिए, जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाला था। याद करिए उस दौर को जब हम लोगों ने शिला पूजन करना शुरू किया था। याद करिए उस दौर को जब लोहरदगा के भी कई पुराने लोग हैं जिन्होंने कार सेवा की थी। याद करिए कि कैसे हम लोग पैदल, कोई बनारस से उतर के, कोई कहीं से उतर के, कोई मुगल सराय से उतर के, जिसको जैसे बन पड़ रहा था बार बार कार सेवा में जाते थे। याद करिए उस दौर को जब हम लोग नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। याद करिए उस दौर को। एक सपना देखा था, उससे वर्षों वर्षों पहले सपना देखा था। क्या इस देश में हमारे जो आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, क्या उनको भी सम्मान हम दिलाने के काबिल नहीं है? क्या हमारे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के आराध्य, करोड़ों करोड़ों लोग के आराध्य भगवान राम का जहां जन्म हुआ था,
क्या वहां पर हम पूजन के भी अधिकारी नहीं हैं? क्या वहां पर हम एक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सोच था, एक विचार था कि हम इसे सत्ता में भी आएंगे तो कभी थोपेंगे नहीं। हमें कानून पर भरोसा है। मोदी जी ने भी साफ साफ कहा, माननीय अटल जी ने भी कहा था जब प्रधानमंत्री बने थे, माननीय आडवाणी जी ने भी उप प्रधानमंत्री रहते कहा था, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा था, समय समय पर सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कहा था कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और माननीय मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद यही कहा था कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राम मंदिर बनाने का मार्ग यदि प्रशस्त होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताए गए रास्ते पर प्रशस्त होगा। जो भी फैसला आएगा हम उसे सिरोधार्य करेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। धन्यवाद देता हूं आपको मोदी जी कि ये यश भी आपके कार्यकाल में ही लिखा था। यह यश गौरव गाथा भी आपके स्वर्णिम कार्यकाल में ही लिखा जाना था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि अयोध्या में जो खुदाई हुई है, अयोध्या में जो विध्वंस हुआ था, जो अयोध्या में जो बाबरी ढांचा बना था, उसके पहले निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि वहां भगवान राम का ही मंदिर था, राम का ही अस्तित्व था, इसलिए वहां भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। बहुत धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को भी जिन्होंने न्याय करने का काम किया। और धन्यवाद देता हूं जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम समाज है, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इस निर्णय को, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, भाई हैं, जो बहन हैं मुस्लिम समाज के, उन्होंने भी इस निर्णय को स्वीकार किया। और पूरे देश में जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो पूरे देश में अमन चैन शांति बरकरार रही। और चाहे किसी भी धर्म और समाज जाति के लोग हों, सारे लोगों ने मिलकर इस फैसले को सिरोधार्य किया, स्वीकार किया। अब वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, आने वाले समय में जल्दी ही अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो हमारे आराध्य है, उनके भव्य मंदिर बनने के लिए काम प्रारंभ हो जाएगा। और आने वाले समय में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और वर्षों वर्षों पुराना सपना साकार हो जाएगा। बहनों भाइयों, मोदी जी के आने के बाद देश बहुत सशक्त हुआ, बहुत मजबूत हुआ, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। याद करिए उस दौर को। एक वो दौर था जब भारत अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता था। एक वो दौर था जब इस देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे से शासन 7 समंदर पार वाली सोनिया मैडम करती थी। याद करिए उस दौर को जब पाकिस्तानी सैनिक भारत की सीमा में आते थे और हमारे सैनिकों का गर्दन काट कर ले जाते थे और हमारे प्रधानमंत्री टुकुर टुकुर तमाशा देखने का काम करते थे। जब हमारे देश की बहादुर सेना प्रधानमंत्री जी को कहती थी कि हमें आदेश दीजिए, हम पाकिस्तान पर हल्ला बोलना चाहते हैं, हम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, मनमोहन सिंह कहते थे रुक जाओ, सोनिया मैडम से पूछने दो, सोनिया मैडम कहेंगी तभी हम कुछ करेंगे, रुक जाओ, चुप हो जाओ। ऐसे में पूरी दुनिया में भारत की थू-थू होती थी। बहनों भाइयों, भारत की थू-थू होती थी। लेकिन आज जमाना बदल गया है, आज जमाना पूरी तरह बदल गया है। आज अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली छूटती है तो गोली का जवाब भारत का सेना गोला दाग कर देता है, गोली का जवाब गोला दाग कर देता है। एक जम्मू कश्मीर में पुलवामा का हमला होता है तो उसके बदले बालाकोट होता है। एक अगर कोई घटना होती है, अगर वो एक मारते हैं तो इधर से हमारी बहादुर फौज 10 मारने का काम करती है। ये परिवर्तन हो गया है।
मोदी जी के इस कालखंड में। बहनों भाइयों, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे सेना का मनोबल काफी बढ़ गया है। हमारे सेना का जो मनोबल है वो पूरा बढ़ा हुआ है। अभी हमारे भारत के तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है। अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हमारी जो बहादुर सेना है, वो दुश्मन सेना है, उसके आंख में आंख सिर्फ डालने का काम नहीं करेगी, बल्कि उसके आंख निकाल कर उसके हाथ में देने का औकात और ताकत रखती है आज हमारी बहादुर सेनाएं। अभी हाल में जब देश, क्या पूरी दुनिया कोरोना संकट से गुजरने लग गई, जूझने लग गई, तो कैसे मोदी जी ने इस संकट से पार पाया, थोड़ी इस पर भी चर्चा करना चाहता हूं। याद करिए 23-24 तारीख को जब मुश्किल से 100-125 पेशेंट कोरोना के इस देश में थे, मोदी जी ने तय किया कि हमारा देश विशाल है, हमारे देश में विविधताएं हैं, हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग आबो हवा है। जम्मू कश्मीर ठंडा रहता है तो दक्षिण गर्म रहता है, अगर नॉर्थ ईस्ट ठंडा रहता है तो पश्चिम गुजरात और राजस्थान गर्म रहता है। ऐसे में कुछ कठोर निर्णय लेना चाहिए। मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाने का काम किया। पूरा देश खड़ा हो गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख को, क्या ईसाई, क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, क्या जेएमएम, क्या वामपंथी, सारे लोग खड़े हो गए। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। इसका अर्थ साफ है कि मोदी जी पर सबों को भरोसा है। मोदी जी ने सबों का दिल जीता है, सबके दिलों पे राज किया है। मित्रों, मोदी जी ने ताली और थाली बजाने की बात की। मोदी जी ने घंटी बजाकर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्स बहनें हैं, चाहे पत्रकार मित्र हैं या सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो भी इस कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे, सबों के लिए उन्होंने उनके सम्मान में थाली और ताली बजाने का, घंटी बजाने का आग्रह किया। पूरा देश खड़ा हो गया। पूरा देश खड़ा होकर तालियां बजाई, थालियां बजाई, घंटी बजाई, घंटा बजाया और कहा कि मोदी जी, आप पर पूरा भरोसा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। जब मोदी जी ने 21 दिन के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया, तब भी पूरा देश एक हो गया और पूरा देश एक होकर खड़ा होकर मोदी जी के इस निर्णय में साथ खड़ा रहा। बहनों भाइयों, मोदी जी ने फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई और इसलिए बढ़ाई कि इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अब आप कल्पना करिए, अमेरिका जैसा अगड़ा देश, इटली जैसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी देश, जर्मनी जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, वहां जो कोरोना के हालात थे, बड़ी संख्या में लोग वहां मारे जा रहे थे। अगर भारत में अगर लॉकडाउन नहीं कराया जाता, अगर लोगों को घरों के अंदर में रहने के लिए आग्रह मोदी जी नहीं करते, तो भारत की दशा क्या होती, जहां आज भी हम स्वीकार करते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में हम बहुत पिछड़े हैं। हालांकि बहुत तेजी से काम हो रहा है। इन 6 वर्षों में मोदी जी ने बहुत काम किया है। बहनों भाइयों, इस प्रकार का लॉकडाउन कराने का जो अटल निर्णय है, कठोर निर्णय है, कोई फौलादी कैरेक्टर का व्यक्ति ही ले सकता है, कोई चट्टानी इरादे का व्यक्ति ही ले सकता है। कभी कभी सोचता हूं कि मोदी जी के जगह यदि कोई कांग्रेस पार्टी का मनमोहन सिंह या राहुल गांधी सरीखा व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री होता तो पता नहीं इस देश का क्या होता। कभी कभी सोचता हूं कि कोई कमजोर कलेजे का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री होता, या रीढ़हीन या कलेजाहीन प्रधानमंत्री होता कांग्रेस पार्टी का या दूसरे पार्टी का, तो इस देश का क्या होता। बहनों भाइयों, यह देश बहुत आभारी है मोदी जी के। आज जिस तरह से आज कोरोना का जंग मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की 125 करोड़ आबादी ने लड़ा है, मैं इस देश की एक एक जनता को पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के तरफ से नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, कई इस कोरोना
कोरोना की लड़ाई के साथ साथ कई मोर्चे पर मोदी जी लड़ रहे थे। अब देखिए, इस कोरोना की लड़ाई के साथ साथ अम्फन तूफान आया। अब इसी कोरोना की लड़ाई के साथ साथ पश्चिम तट पर भी तूफान आया। अब इसी कोरोना की लड़ाई के साथ साथ साउथ में वो गैस रिसाव की घटना हो गई। अब इसी कोरोना की लड़ाई के बीच में पाकिस्तान भी बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहा है, घुसपैठ का प्रयास करा रहा है। और तो और जो चीन है वो भी आंखें तरेर रहा है। अब चीन भी आंखें तरेर रहा है, लेकिन ये मोदी जी का ही अटल इरादा है कि चीन को भी बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। बहनों भाइयों, आज चीन भी बैकफुट पर है और मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि हम इस पर मानने वाले नहीं हैं। और आज चीन ने जब थोड़ी सी सैन्य टुकड़ी आगे की तो भारत ने भी बोफोर्स तोप सहित कई लॉन्चर और हमारे जो सैन्य हवाई अड्डे हैं उनको एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही चीन को पता चल गया, चीन भी अपना बैक गियर लगा दिया और वो लगभग पीछे हट चुका है। ये हमारी सफलता है, ये हमारे मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है, परिणाम है। बहनों भाइयों, मोदी जी ने एक और बात कही है। मोदी जी ने इस कोरोना के जंग में इस देश को खड़ा करने के लिए, उनको पता था कि बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 2-2.5 महीने 3 महीने अगर वो घर में रहेंगे तो खाएंगे क्या। जो मध्यम वर्गीय है उनके प्रति उनकी पूरी सद्भावना है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके करोड़ों लोगों के खाते, जनधन खाते खुलवाए थे मोदी जी ने, उन सबों के खातों में लगातार 3 महीने तक 500-500 रुपए की राशि देने का काम मोदी जी ने किया। बहनों भाइयों, जो भी गरीब लोग थे उन सबों के खातों, सबों के राशन कार्ड के माध्यम से बहनों भाइयों अनाज देने का काम किया मोदी जी ने, ताकि कोई भूखा ना रहे। जिनके राशन कार्ड नहीं थे उनको भी 10-10 किलो अनाज 2-2 बार देने का काम मोदी जी ने किया। बहनों भाइयों, और यह बात सत्य है कि झारखंड में एक ऐसी सरकार बनी है जो सरकार, जिसको कहिए कि वो सरकार नमक के शर्त को रखने के लिए भी तैयार नहीं है। वो निर्लज सरकार है, वो निकम्मी सरकार है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार चल रही है, वो सरकार नमक का शर्त रखने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो कहती है कि केंद्र सरकार हमें कोई मदद नहीं कर रही है। बहनों भाइयों, इस सरकार को सोचना चाहिए। ये बार बार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। कल परसों हम लोगों ने किसी पत्रिका में देखा है कि विभिन्न जो खजाने हैं, विभिन्न जो योजनाएं हैं, उसके मद में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि झारखंड सरकार के पास मौजूद है। उन पैसों को खर्च करो ना। कौन मना कर रहा है आपको? आपको तो सिर्फ ठिकरा फोड़ना है केंद्र सरकार के ऊपर। दरअसल आपके पास शासन करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है, आपके पास काम करने का जज्बा ही नहीं है, आपके पास काम करने का तौर तरीका नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना ठिकरा केंद्र के ऊपर फोड़ने का काम कर रहे हो। बहनों भाइयों, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने कहा कि हम मजदूर भाइयों को नहीं ला सकते बाहर से, ट्रेन ही उपाय है। झारखंड पहला राज्य था। मोदी जी ने इनकी बात को सुना। पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई ट्रेन चली तो झारखंड के लिए चली साउथ से। उसके बाद भी ये इसी प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं। बहनों भाइयों, हमको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, लोहरदगा की जनता को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। यह घोषणा इसलिए की है कि चीन आज छटपटा रहा है और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चीन का कृत्रिम बेटा है, कृत्रिम कुपुत्र है। इसे चीन ने अपने लैब में पैदा किया है और इसीलिए चाहे जापान हो या अमेरिका हो या ग्रेट ब्रिटेन हो या जर्मनी हो या फ्रांस हो या रसिया हो, कोई भी कंट्री है, वो सारे के सारे लोग
पीछे हटने का काम कर रहे हैं, चाइना से अपना संबंध विच्छेद कर रहे हैं। कई देशों ने कह दिया, जापान ने कह दिया कि मैं अपना पूरा पूंजी वहां से समेट लूंगा। कई देशों ने कह दिया कि तेजी से समेट लूंगा, समेट भी रहे हैं वो। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह भारत के तरफ है। और मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज दुनिया में 75% हिस्सेदारी अगर माल बाहर बेचने की अगर किसी देश की है तो अकेले चाइना की है। मोदी जी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने विजनरी दृष्टिकोण को देखते हुए कहा है, सोचा है कि क्यों ना उस बाजार को हम, चाइना के बाजार को बंद कराकर भारत के बाजार को हम सुदृढ़ कर दें, खोल दें। याद करिए मात्र 3 महीने में कितना अंतर हो गया। जब कोरोना वायरस आया तो हमारे यहाँ पीपी किट नहीं बन रहे थे, हमारे यहाँ बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स नहीं थे, इसके सारे सामान चाइना से ही आ रहे थे। लेकिन आज गर्व के साथ कह रहा हूं कि हमारे स्वदेशी तकनीक से स्वदेशी मित्रों ने, स्वदेशी उद्योग पतियों ने, जो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, हमारे एमएसएमई के भाइयों ने जो बीड़ा उठाया, करके दिखाया, आज बड़ी मात्रा में पीपीई किट और जो उपकरण है हमारे यहाँ बनने लग गए हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से कोरोना योद्धा के रूप में, जिस तरह से कोरोना योद्धा लीडर के रूप में मोदी जी पूरी दुनिया में जाने लगे हैं और दुनिया मोदी जी से दिशा मांग रही है। मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं आपको। आज पूरे दुनिया में जो कोरोना को लेकर मौत का आंकड़ा है वो 3% से लेकर 4.5% तक है। लेकिन इस बात का गर्व है और ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि भारत का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 0.3% है। अब आप समझ लीजिए कि मोदी जी ने कितने बढ़िया तरीके से कोरोना को हैंडल किया है। मैं इस अवसर पर आप सबों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मेरी बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना है। और मैं इतनी ही आग्रह और अपेक्षा करता हूं कि जो मोदी जी के पिछले 1 साल के जो कालखंड हैं, ऐतिहासिक कालखंड हैं, इसकी चर्चा हम सब लगातार करें। क्योंकि कहते हैं कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, मोदी जी सच में महामानव हैं, मोदी जी सच में ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं। और सिर्फ 2024 में नहीं बल्कि हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मोदी जी स्वस्थ रहें। और आने वाले 2024 में नहीं, इस देश को मोदी जी की ज़रूरत है। इस देश की जो तरुणाई है उसको ज़रूरत है, इस देश की एक एक आबादी को ज़रूरत है, भारत के जनगण मन को ज़रूरत है कि मोदी जी सिर्फ 2024 में नहीं बल्कि 2029 में भी भारत का प्रधानमंत्री रहें। आप सब ने मेरी बात को लगभग 45 मिनट तक धैर्यपूर्वक सुना है। मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। और लोहरदगा के हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ, हमारे अभिभावक, हमारे नेतागण हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए, सबको आभार व्यक्त करते हुए, नौजवानों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।